बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम जो प्रपोज्ड सिविल सर्विस रिफॉर्म्स 2020 हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं काफ़ी दिनों के बाद है, दो इट्स आफ्टर आफ्टर कपल ऑफ डेज़, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये इन्फॉर्मेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होगी आपके लिए। अब अगर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स 2020 की बात करें तो आपको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस चीज़ को इस चीज़ की कमिटमेंट की थी कि वो पाकिस्तान के अंदर सिविल सर्विस रिफॉर्म्स करेंगे। और पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद डॉक्टर इशरत हुसैन को, जिन्होंने एक बड़ी मशहूर किताब भी लिखी गवर्निंग द अनगवर्नेबल, उनको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कमेटी का हेड बनाया गया और उनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के हवाले से अपना कोई प्रपोज़ल पेश करें। इसके हवाले से कुछ दिन पहले दी न्यूज़ के अंदर अंसार अब्बासी ने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के हवाले से एक अपना आर्टिकल, लंबा चौड़ा आर्टिकल वो दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उस रिफॉर्म का ब्लूप्रिंट क्या होगा। हम उस वो जो रिफॉर्म्स हैं, हम उस रिफॉर्म्स के ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि वो क्या है। पहली चीज़ तो ये, कोई भी, हम लोगों ने इससे पहले भी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के हवाले से एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरह की रिफॉर्म्स जो हैं वो प्री रिक्विजिट हैं या रिक्वायर्ड हैं ताकि पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान को आगे लेके जाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो आपको पता है कि चूँकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उस्ताद हूँ, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो वही मैंने उसी पैटर्न के ऊपर के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो मेजर पिलर्स थे, उन्हीं पिलर्स की बेस के ऊपर मैंने बताया था कि किस किस तरह की और किस किस जगह पे रिफॉर्म्स चाहिए। आज भी मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूँगा, क्योंकि पैटर्न की फॉर्म में चीज़ों को समझना और रिकग्नाइज करना और इवन याद रखना उनको आसान होता है। सबसे पहले जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के 5 पिलर्स के ऊपर हम बात करेंगे। पहला रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सेकंड प्लेसमेंट, थर्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फोर्थ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और फिफ्थ कॉम्पनसेशन एंड रिवार्ड मैनेजमेंट। हम इन 5 पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि ये प्रपोजल क्या क्या प्रपोज करने जा रहा है, और वो इन्हीं 5 फैक्टर्स के गिर्द घूमता है विली निली। अगर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करूं तो पहली चीज़ जो इसमें एक तब्दीली आने जा रही है, वो तब्दीली ये है कि सीएसएस के एग्ज़ाम से पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो इसकी वजह से जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी होती है जो सीरियस एस्पिरेंट नहीं होते, उन सीरियस एस्पिरेंट को एलिमिनेट करने का मौका मिल जाएगा और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर इतने ज़्यादा पेपर्स के हवाले से ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो पहले एक जो है वो 100 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। जो लोग पीपीएससी और एफपीएससी के 100 मार्क्स के पेपर्स की तैयारी करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि उन्हीं सब्जेक्ट्स को टारगेट किया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर भी। सेकंड, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे। देखिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगर आप मेरी पिछली सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की वीडियो निकाल के देख लें तो उसके अंदर भी मैंने ये प्रपोज किया था कि जब भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी बंदा काम करने के लिए जाता है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो उसका साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि इस बंदे की पर्सनालिटी, इस बंदे का बिहेवियर और इस बंदे की टेक्निकल स्किल जो हैं वो हमारी जॉब को करने के लिए कंपैटिबल भी हैं या नहीं है। और पाकिस्तान में क्या होता है कि अगर आप पहले 30 लोगों में, पहले 20 लोगों में, पहले 40 लोगों में आगे हैं तो आप डीएमजी में जाएंगे और पुलिस में जाएंगे, उसके बाद आप फॉरेन ऑफिस में जाएंगे। मतलब आप बंदे की ये देखते ही नहीं है कि बंदे की पर्सनालिटी किस डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादा कंपैटिबल है, ठीक है। आप बस नंबर की बेस के ऊपर आप जो है वो जो आपके डिपार्टमेंट्स आप उनको एलोकेट करते जाते हैं। सुपीरियर सर्विस के अंदर इस तरह से चीज़ें चल रही हों, ये इट्स अ काइंड ऑफ जोक। ये जोक है कि एक बंदा है जिसमें डिप्लोमेसी की क्वालिटीज़ हैं, वो डिप्लोमेट बहुत अच्छा बन सकता है, और आपने उसको, चूंकि नंबर ज़्यादा आ गए और आपने उसको पुलिस के अंदर लगा दिया, वो पुलिस के साथ है ही मिसमैच, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। इस रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस किया है कि जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करेंगे तो उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है कि मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहता हूँ, आपका उसके हिसाब से एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या आपकी पर्सनालिटी भी इस डिपार्टमेंट में सर्व करने के लिए कंपैटिबल है या नहीं है।
ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की जाएगी और ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने, जब आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को भी क्लियर कर लेंगे, तो तीसरे नंबर के ऊपर जो चीज़ आएगी वो ये आएगी कि आपको पहले तो ये था कि आप जर्नल आप सब्जेक्ट्स थे सारों के लिए, वो आप अपना कुछ कंपलसरी थे, कुछ इलेक्टिव थे, आप अपना एक डिज़ायर्ड कम्बिनेशन डेवलप करते थे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में और आप एग्जाम दे देते थे। लेकिन अभी इस तरह नहीं होगा, अभी इसमें क्लस्टर सिस्टम बनाएंगे। अब क्लस्टर ये उस तरह का नहीं होगा कि अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री की है तो तभी आप जो है वो फॉरेन ऑफिस में जा सकते हैं, अगर आपने पब्लिक एड में की है तो डीएमजी में जा सकते हैं। इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, सामने नहीं आ रही, बल्कि सारे लोग सीएसएस का कोई भी एग्जाम दे सकेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट का। लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि अगर आप डीएमजी में जाना चाहते हैं तो आपको डीएमजी से रिलेटेड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप पीएसपी में जाना चाहते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो आपको उसके हवाले से सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। अगर आप डीएमजी में जाना चाहते हैं, जो पैस में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करेंगे। तो ये एक तरह का क्लस्टर बन जाएगा कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करेंगे, एग्जाम देंगे, एग्जाम में पास होंगे और उसके बाद इंटरव्यू देके आप एलोकेट होंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ थी जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के हवाले से थी। सेकंड नंबर के ऊपर आते हैं, प्लेसमेंट। अगर हम प्लेसमेंट के हवाले से देखें तो पहली बात तो ये है कि ये जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आएंगे, ये अपनी सारी ज़िंदगी उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर गुजारेंगे। एक तो ये है कि ये वही सब्जेक्ट्स पढ़ के आएंगे, उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड इनकी ट्रेनिंग होगी, उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हीं में इनकी एलोकेशन होगी, सारी ज़िंदगी ये वहीं पे गुजारेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जर्नलिस्ट से स्पेशलिस्ट की तरफ हम जाएंगे कि ये लोग अपनी फील्ड के स्पेशलाइज्ड लोग होंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब इनकी एलोकेशन या प्लेसमेंट्स होंगी तो प्लेसमेंट्स में ये अपने जो ड्यू डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें इन लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, एग्ज़ाम पास किया, तो थ्रू आउट देयर लाइफ वो उन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर सर्व करेंगे और ज़्यादा बेहतर सर्व करेंगे। उसके बाद ये क्लस्टर सिस्टम जो आया है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो अभी नए ब्यूरोक्रेट्स आएंगे ये उनके लिए इस तरह से है कि ये क्लस्टर सिस्टम इस तरह से बनेगा, बल्कि जो लोग अभी भी सर्विंग कर रहे हैं इन लोगों में भी छांटी की जाएगी, इन लोगों में भी सेग्रीगेशन की जाएगी कि कौन कौन से लोग किस किस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, और वो उन्हीं कंसर्न्ड, उनका भी एक क्लस्टर बनाया जाएगा और वो उन्हीं कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के अंदर ही सर्व करेंगे। उसमें और किसी तरह की सिचुएशन नहीं बन सकेगी जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हमारे उधर पहले बनती रही है कि एक बंदा कभी सेक्रेटरी फाइनेंस है, कभी सेक्रेटरी हेल्थ है, उसके बाद कभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, तीनों इंतहाई टेक्निकल फील्ड्स हैं। कैसे एक बंदा इन तीनों फील्ड के लिए रेलेवेंट हो सकता है और उसके पास इन तीनों फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हो सकता है। ये भी एक तरह का जोक था, ये कॉलोनियल सिस्टम का एक तरीकाकार था तो चल रहा था, जिसकी वजह से जो है वो हमारा पब्लिक सेक्टर उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो अब जो है ये अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड में अपने स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो सर्व करेंगे। तीसरी चीज़ जो प्लेसमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये कैडर और नॉन कैडर का फ़र्क ख़त्म कर रहे हैं। इनको इसमें ये रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये जो नॉन कैडर के लोग हैं, जैसे सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, ये एक कैडर है, पीएमएस एक कैडर है, इसके अलावा बाकी जो है वो सारे नॉन कैडर हैं। तो नॉन कैडर के चूँकि कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स इतने अच्छे नहीं थे तो इस वजह से वो इतने मोटिवेटेड नहीं होते थे काम करने के लिए। दूसरा, उनके चूँकि प्रमोशन के चांसेस कम होते थे तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए माल प्रैक्टिसेस और करप्शन की तरफ भी ज्यादा इंक्लाइन हो जाते थे। तो इस तरह की चीजें जो है इसमें कैडर और नॉन कैडर का भी फर्क खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं भी बड़ा क्यूरियस हूं इस चीज को देखने के लिए कि वो इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन बहरहाल ये बात की जा रही है कि वो कैडर और नॉन कैडर का जो फर्क है उस फर्क को भी एलिमिनेट करने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी मूव होगी पाकिस्तान के अंदर। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं, मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ। ट्रेनिंग में भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत फुकदान है। वो कैडर में भी और नॉन कैडर में दोनों में जो है वो ट्रेनिंग का जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है उसका बहुत बड़ा फुकदान है। स्पेशलिस्ट हमारे पास बहुत सारे, जर्नलिस्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन स्पेशलिस्ट की हमारे पास बहुत कमी है। तो इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग हैं ट्रेनिंग पे स्पेशल फोकस किया जाएगा और इसमें लोगों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉरेन ऑफिस के लोगों को उससे रिलेटेड, डीएमजी के लोगों को उससे
उससे रिलेटेड, पीएसपी के लोगों को उससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर के लोगों को उससे रिलेटेड, हेल्थ के लोगों को उससे रिलेटेड, मतलब इसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो प्रोग्राम होगा, जिससे लोगों को इस हवाले से बड़ा फ़ायदा होगा। इसके बाद हम जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बड़ी हम लोगों ने उस टाइम पे भी, जब मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि ये कॉलोनियल तरीका है लोगों को असेस करने का, और ये बड़ा इनएक्यूरेट है और इसमें बेशुमार फ्लाज हैं। जो हमारा था एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का, जिसको हम ACR भी कहते हैं। अब ACR जो थी, ये एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो थी, ये एक सब्जेक्टिवली एक बंदा जो है वो आपका ऑफिसर है, वो सब्जेक्टिव बेसिस पे, अपने एनालिसिस की बेसिस पे आपको अच्छे मार्क दे देता है, आपको बुरे स्कोर दे देता है, जैसे भी है। तो ये एक कॉलोनियल तरीका था जो बड़ा इनइफेक्टिव था, बड़ा इनएक्यूरेट था, बड़ा ऑब्सोलीट था, बड़ा कन्वेंशनल था, उसमें कोई जान नहीं थी। उसकी जगह के ऊपर अब ये बड़ा रोबस्ट किस्म का सिस्टम लेके आ रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में पहले तो ये सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस असेसमेंट से ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस असेसमेंट की तरफ आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस असेसमेंट से मुराद क्या है कि 10 से 12 KPIs डेवलप करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डेवलप करेंगे हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, और एक बोर्ड बैठेगा जिसमें डिफरेंट लोग होंगे और वो उन KPIs के ऊपर उस बंदे की परफॉर्मेंस को असेस करेगा कि उस बंदे की परफॉर्मेंस कैसी है, और उस परफॉर्मेंस की असेसमेंट और वो जो कलेक्टिव ग्रुप विजडम है, या जो कलेक्टिव ग्रुप की जो असेसमेंट होगी और वो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगी, उसकी बेस के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो लेके आ रहे हैं, वो ये लेके आ रहे हैं कि इसमें आपको पे किया जाएगा, या आपको जो आपके इंक्रीमेंट्स लगेंगे, या जो आपके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो उनमें 3 स्लैब्स बनाई गई हैं। एक वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हैं। जो एक्सेप्शनली ब्यूरोक्रेट्स परफॉर्म कर रहे हैं, उन एक्सेप्शनल ब्यूरोक्रेट्स को टॉप के कैडर के अंदर रखा जाएगा, और उनकी जो इंक्रीमेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के होंगे। ठीक है, उनके इंक्रीमेंट्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के होंगे। उसके बाद सेकंड है, जिन ब्यूरोक्रेट्स की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्शनल तो नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो उनको भी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पे इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, लेकिन वो एक्सेप्शनल ब्यूरोक्रेट्स की निस्बत कम होंगे। और एक तीसरी स्लैब होगी जिसमें ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको किसी भी तरह के इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो पहले आपको पता है हमारे यहाँ होता था कि आप किसी भी तरह की परफॉर्मेंस कह रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में आ गए, आप पास में आ गए हैं, तो आप 21वें 22वें ग्रेड तक ज़रूर जाएंगे। तो इसमें एक तो आपकी ये है कि उन्होंने परफॉर्मेंस को भी असेस करना शुरू कर दिया। दूसरा, आपकी जो पे के इंक्रीमेंट्स होंगे और आपकी पे और ये सारी चीज़ें जो रिलेट करेंगी, ये भी आपकी परफॉर्मेंस के साथ, ये भी आपकी परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करेंगी। इसमें तीसरी एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें एक रिटायरमेंट बोर्ड भी बनने जा रहा है। रिटायरमेंट बोर्ड में ये होगा कि इसमें इसके 7 मेंबर्स होंगे इस बोर्ड के, और इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है वो इसको हेड करेंगे। इसमें सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन होंगे, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन होंगे, सेक्रेटरी फाइनेंस होंगे, सेक्रेटरी कंसर्न डिवीजन होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन होंगे, सेक्रेटरी जो है लॉ एंड जस्टिस डिवीजन होंगे। ये सारे लोग मिलके एक रिटायरमेंट बोर्ड बनेगा। उसमें ये होगा कि परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा। अगर कोई बंदा उसमें मल्टीपल किस्म की उन्होंने जो है वो इंडिकेटर्स रखे हैं, या मल्टीपल किस्म की चीज़ों को वो देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि अगर बंदे उनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक वो जो उन्होंने SOPs बनाए हैं उनमें से किसी एक चीज़ के ऊपर भी वो फॉल कर जाता है, तो शायद वो उस बंदे को जबरी रिटायर करते हैं। बस इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैं कुछ प्रिसाइजली कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर वो एनालिसिस करके बंदे को रिटायर कर सकते हैं। उसमें अगर किसी बंदे ने करप्शन की है, उसकी बेस के ऊपर उसको रिटायर किया जा सकता है। अगर किसी ब्यूरोक्रेट ने जो है वो प्ली बार्गेन की है नैब के साथ, उस पर भी रिटायर किया जा सकता है। अगर जो कोई ब्यूरोक्रेट है उसकी जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट है वो 3
3 दफ़ा उसमें 3 डिफरेंट ऑफिसर्स ने उसको एडवर्स मार्क्स दिए हैं या उसकी परफॉर्मेंस को एडवर्स गर्दाना है, फिर भी उसको रिटायर किया जा सकेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर किया गया है कि अगर इनमें से कोई फैक्टर या कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो उसको उस ब्यूरोक्रेट को जो है वो रिटायर किया जा सकता है 19वें ग्रेड के बाद। उसके बाद एक जो है 21वें और 22वें ग्रेड में जाने के लिए आपको एक बोर्ड बैठेगा जो आपकी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से एनालिसिस करेगा। उस एनालिसिस के बाद वो सजेस्ट करेंगे कि आप अगले 21वें और 22वें ग्रेड में प्रमोट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दफ़ा ब्यूरोक्रेसी में आ गए और आप कुछ करते हैं या नहीं करते, आप परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, इफेक्टिव हैं या इनइफेक्टिव हैं, करप्ट हैं या ईमानदार हैं, सारे एक ही तरह से ट्रीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो लोग डिग्निटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे उनको वही प्रमोट होंगे, वही आगे जाएंगे, वही इस प्रेस्टीज को और प्रिविलेज को एंजॉय कर सकेंगे, वही जो है इतनी डेजिग्नेटेड पोस्ट के ऊपर जाएंगे। इसके बाद हम आखिर में आते हैं कॉम्पनसेशन एंड रिवार्ड मैनेजमेंट। कॉम्पनसेशन एंड रिवार्ड मैनेजमेंट के अंदर इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स को जो पे किया जाए वो मार्केट के साथ कंपैटिबल इनकी पेज होनी चाहिए। इनकी पेज अभी बहुत कम है, इनकी पेज को मार्केट के साथ कंपैटिबल किया जाए ताकि ये लोग परफॉर्म कर सकें। इनकी जो पेज हैं वो मार्केट के साथ कंपैटिबल हों। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि आपको मैंने बताया कि इनको जो पे में इंक्रीमेंट्स मिलेंगे वो इनकी परफॉर्मेंस की बेस पे मिलेंगे। एक्सेप्शनल ब्यूरोक्रेट्स, मॉडरेट, सेटिस्फैक्टरी ब्यूरोक्रेट्स और लो परफॉर्मर्स को किसी भी तरह के इंक्रीमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये पहली आपकी जो थी मैंने बात की कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या चेंज आ रही है, उसके बाद प्लेसमेंट में क्या तब्दीलियां आ रही हैं ब्यूरोक्रेट की, उसके बाद तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से क्या तब्दीलियां आ रही हैं, कॉम्पनसेशन एंड रिवार्ड मैनेजमेंट के हवाले से क्या तब्दीलियां आ रही हैं। एक और चीज़ इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो फेडरल लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, तकरीबन उनके 6.5 लाख से 7 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें 30,000 के करीब जो है वो जो गजटेड जो उनके ऑफिसर्स हैं, उसमें से 6,000 कैडर ऑफिसर्स हैं और बाकी 24,000 नॉन कैडर ऑफिसर्स हैं। अब उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि इतनी ह्यूज तादाद जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ की है। ऑफिसर्स थोड़े से हैं, सपोर्टिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, और ऑफिसर जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब है। तो उनको ये लगता है कि ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें हमारे क्लर्क्स हैं, जिसमें हमारे नायब कासिद हैं, क्लर्क्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, ये लोग की बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब ये उसमें ये कहता है, ये रिपोर्ट उसमें ये कहती है कि हम ई गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे ताकि हमारी डिपेंडेंसी इन लोगों के ऊपर, ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है इनके ऊपर कम से कम हो, और हम इनको एलिमिनेट करके या इनकी तादाद को कम से कम करके हम ई गवर्नमेंट की तरफ जाएं। वो ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ज़्यादा कास्ट इफेक्टिव भी है, उसमें काम भी ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है और चीज़ों को चलाने के अंदर भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब ये बड़ा रेवोल्यूशनरी प्लान है। पुराना तो बिल्कुल ये कॉलोनियल हमारी ब्यूरो सिविल सर्विस का निज़ाम है जिसमें आप कभी भी नहीं देख सकेंगे कि पाकिस्तान में कोई बड़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस या पाकिस्तान के निज़ाम में कोई बड़ी बेहतरी आपको नज़र नहीं आ सकेगी। तो ये बड़ा रेवोल्यूशनरी प्लान है और इसके रास्ते में, ये एक प्रपोजल है, अभी इसके रास्ते में बहुत सारी अभी रुकावटें हैं, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं। तो अब देखते हैं कि और उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल्स और मुश्किलात हैं इन पे काबू पा के ये नया सिविल सर्विस का निज़ाम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, ताकि हमें भी, ताकि जो स्मार्ट और प्रूडेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आके परफॉर्म करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, और हम ये पुराने लेथार्जिक सिविल सर्विस के निज़ाम से जान छुड़ा के पाकिस्तान को आगे तरक्की की जो मंजिलें हैं उनकी तरफ आगे लेके जा सकें। बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।